आज की जो समाज जब आगाज़ हुआ तो ज़ाहिर है कि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि जजेस का ख़त शायद एकदम से हियरिंग के लिए सामने लाया जाएगा। लेकिन समाज का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ने अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत की कि आप जो प्रेस रिलीज़ थी सुप्रीम कोर्ट की 28 मार्च 2024 की पहले वो पढ़ें। तो ख़ैर जब उन्होंने प्रेस रिलीज़ पढ़ना शुरू की तो फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ने सारे जो इस पिछले पूरे हफ़्ते में चेन ऑफ इवेंट्स है उसको बारी-बारी अपने तौर पर डिफाइन किया। जैसे उन्होंने कहा कि 25 को खत लिखा गया और उस खत के लिखने के अगले ही रोज़ यानी 26 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ 2.5 घंटे मीटिंग की। उस मीटिंग में सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। वहाँ पर उन जजेस के साथ बातचीत में उनके जब मसाइल सुने गए तो उनसे ज़ाहिर है कि ये पूछा गया कि हम जो भी कार्रवाई इस पे करेंगे तो उस पे आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? उन जजेस ने कॉन्फिडेंस शो किया चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा और सीनियर प्यून जज पे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। फुल कोर्ट राइट। मीटिंग के अंदर ये मामला तय पाया चीफ जस्टिस के मुताबिक कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की जाए और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये तय पाया था कि मुलाकात इस तरह नहीं होगी कि कोई अदलिया की मुलाकात एग्ज़ेक्टिव से होने जा रही है, राइट। बल्कि जो अदलिया के अंदर जो इंतज़ामी उनकी इख्तियारात रखते हैं, जैसे चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा और सीनियर प्यून जज, वो इंतज़ामी सतह पर मुलाकात करके वज़ीर-ए-आज़म से उनको ये सारे मसाइल उनको बताएँगे और उनसे कहेंगे कि वो हल करें। तो ख़ैर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा के मुताबिक यही हुआ और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में ये तय पाया कि इंक्वायरी कमीशन क्योंकि बनाना अब फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है, अदलिया के पास ये इख्तियार नहीं है। तो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा। फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ने अटॉर्नी जनरल से ये भी कहा कि आप ये बताइए कि हमने नाम कौन से 2 तजवीज़ किए थे हुँ। इंक्वायरी कमीशन की सरबराही के लिए। तो अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क का नाम तजवीज़ किया गया था। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ऑन बोर्ड थे सारे मामले में। लेकिन फिर उसके बाद जो हफ्ते को सोशल मीडिया पर चला और इतवार तक फिर आपने देखा कि 350 लॉयर्स का एक ओपन लेटर भी आया। उसके बाद पीर की सुबह उन्होंने लेटर लिखा वज़ीर-ए-आज़म के नाम और उसमें माज़रत कर ली ये कहकर कि जुडिशियल साइड पर मामला देखना चाहिए, ये इदारा जाती मुशावरत का मामला है और इसमें वो नहीं समझते कि इंक्वायरी कमीशन की सरबराही उनको करनी चाहिए, उन्होंने माज़रत कर ली। ख़ैर ये तमाम तर मामला जब आज डिफाइन हुआ तो फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ने ये कहा कि उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम इसलिए तजवीज़ किया था कि वो एक गैर जानिबदार और एक बिल्कुल ऐसी शख्सियत है जिस पर किसी को कोई एतराज़ ना होता। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसी वबा है कि हुँ। वहाँ पर जो कुछ हुआ, जिस किस्म का क्रिटिसाइज़ किया गया, फिर उन्होंने ये भी कहा अटॉर्नी जनरल ने एक टाइम के ऊपर कि जिस तरीके से जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को एग्ज़ेक्टिव से जोड़ा गया कि शायद एग्ज़ेक्टिव ने उनको इसलिए इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया है कि वो उनकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स निकालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने आज काफ़ी जब उन्होंने अदालत में बात की तो वो जज़्बाती भी हो गए थे और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंक्वायरी कमीशन बनाने के जो एक्ट है 2017 को उसको पढ़ लिया जाए तो आपको पता चलेगा कि इंक्वायरी कमीशन में एग्ज़ेक्टिव का कोई किरदार नहीं होता, वो सिर्फ़ कमीशन बनाती है और कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करता है और उस कमीशन के पास हाई कोर्ट लेवल तक के एक फ़ौजदारी अदालत के तमाम तर इख्तियारात होते हैं। ख़ैर ये मामला कमीशन की हद तक हो गया, उसके बाद जब जजेस ख़त के ऊपर आए और जी। जजेस का ख़त पढ़ा गया, तो वहाँ पर आकर फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा ने ये कहा कि अब हमने इस मामले के ऊपर सुमोटो ले लिया है और उन्होंने शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का केस का हवाला देते हुए ये भी कहा कि फ़ैसला मौजूद है, पढ़ लीजिए। उस फ़ैसले के अंदर भी हमने ये कहा था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ज़ाहिर है सिर्फ़ नोटिसेस किए थे और जैसे भी फ़ैसला दिया उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि फ़ाज़िल जजेस ने ख़त के अंदर किसी का नाम नहीं लिखा, बल्कि वो 2 चीज़ें माँग रहे हैं कि आप तय्युन कीजिए, हमारे लगाए गए जो तमाम तर उनके जो भी ग्रीवेंसेस थे उनका तय्युन और फिर ये बताएँ कि उनमें इंक्वायरी कौन करेगा। तो चीफ ओके। जस्टिस काज़ी फ़रीद ईसा का ये कहना था कि इंक्वायरी करने का इख्तियार तो एफआईए या पुलिस जैसे इदारों का है, तो इसमें अदालत क्या कर सकती है? लेकिन उसमें जस्टिस अतर मनल्ला ने जब ये पॉइंट उठाया तो फिर दीगर जजेस भी बोले और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने ये कहा कि हम एक शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में सर दबा के नहीं बैठ सकते। इन जजेस ने ये मामला लिख दिया, ये चलता हुआ मामला है कि अदलिया के ऊपर दबाव है और हमें एग्ज़ैक्टली। इसको वन्स फॉर ऑल खत्म करना है, एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा। तो खैर एंड पे तय ये पाया कि अब फुल कोर्ट का इंदिया दिया है चीफ जस्टिस ने कि शायद जब अगली समाअत होगी तो उसमें फुल कोर्ट होगा क्योंकि ये दस्तयाब जजेस के ऊपर बेंच था। और अगर 29 अप्रैल या 30 अप्रैल को इस केस की दोबारा समाअत होगी तो उसमें फुल कोर्ट हो सकता है और फिर फुल कोर्ट बैठ के तय्युन ये करेगा कि क्या ऐसा तरीक़ेकार बनाया जाए कि अगर आपकी अदलिया के किसी भी रुकन के ऊपर दबाव है, तो उस दबाव को टैकल करने के लिए जब वो शिकायत करता है, जैसे मातहत अदलिया सिविल कोर्ट का जज है,
वो राइट। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत करता है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कैसे रिएक्ट करना है, और अगर वो एक्शन नहीं लेता तो फिर आला अदलिया को उस मामले को कैसे देखना है। तो ये अब बेसिकली एक इस केस का पूरा क्रक्स रह गया है, और सही। इसने इस तरह से तय होना है। अब देखते हैं अगली समात के ऊपर क्या होता है। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने बड़े मुफस्सल तरीके से हमें बताया कि आज पूरे दिन की प्रोसीडिंग्स हुई क्या। तो रज़ा, मामला लॉजिकल एंड तक लेकर जाना है, शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके मिट्टी में सर नहीं डाला जा सकता। ये है जी। जो पंच लाइन है। थैंक यू सो मच मरियम, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। तो रज़ा, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आजकल चल रही है वो मोहसिन नकवी के हवाले से, और राना सनाउल्लाह का भी गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू था टेलीविजन चैनल पर जिसपे उन्होंने बयान किया। पहले मैं तो इस पे ऐड करना चाहूंगी, राना सना साहब ने ये कहा कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो लाइक एक तरह से ही वाज काइंड इनफ कि उन्होंने बस प्रीमियरशिप नहीं मांग ली, वरना हम कौन होते थे। और अभी आपको याद होगा वो जो एचएसएन कॉलेज का सारा वाकया हुआ, तो उस पर यही समझ में आ रहा था कि अब ये जो खाली जगह है ये कहीं मोहसिन नकवी साहब को पता चल गई तो वो ये प्रिंसिपल भी ना लगा दिए जाए। मतलब पूरे सिस्टम के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं ही इज वेरी वेरी स्ट्रांग, और आईजी जो उन्होंने इस्लामाबाद को तैनात करना है वो भी उन्होंने मरियम नवाज साहिबा जो कि सीएम पंजाब है उनसे डिस्कस किए बगैर किस तरह से उन्हें ट्रांसफर करना चाहा, जिसपे मरियम नवाज ने भी ऑब्जेक्ट किया। राना सना साहब का भी बयान आपके सामने। क्या गीदड़ सिंगी है मोहसिन नकवी साहब के पास, क्यों इतना ज्यादा तकिया किया जा रहा है उनके ऊपर, मतलब अनवार भाई काकड़ से ज्यादा किया जा रहा है इस वक्त। भाई नादिया, अब सभी को पता है। अब क्या उस पे हम बात कहें कि देखिए मोहसिन नकवी साहब जो है, आपको पता है कि उनका, जिसे कहते हैं ना कि उनका किला मजबूत है बकौल शख्स से, और वो हम्म। सीधा सीधा पिंडी से उनकी जो है आशीर्वाद उनके ऊपर है। इस वजह से वो आ, और मेरे ख्याल से वो ये भी वजह है कुछ ये कि उन्होंने अपनी जो डिलीवरी दी थी पंजाब में, और डिलीवरी से मुराद यहाँ पे मैं वो नहीं कह रहा कि उन्होंने कितने बच्चों को स्कूल में डाला या कितने लोगों को रिलीफ मिला, बल्कि डिलीवरी उन्होंने उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे डोमेस्टिक और सियासी, उनको बड़ी हद तक उन्होंने जिसमें साबित करके दिखाया कि वो बेहतरीन काम कर सकते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। और वो पीटीआई का मामला हो, 9 मई के बाद का चक्कर हो, इलेक्शंस हो, जी। उसमें उन्होंने भरपूर, और साथ में उन्होंने अपनी स्पीड भी वो साबित की, जो कि मोहसिन नकवी स्पीड के नाम से मशहूर हो गया। हालांकि उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो मीडिया का है। मीडिया, चूंकि चूंकि वो खुद मीडिया से उनका ताल्लुक है, उन्होंने जिस तरह से अपने बारे में रिपोर्टिंग, अपनी इमेज बिल्डिंग की, और उनके करीबी एडवाइजर्स में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट शामिल हैं। एक तो उनके वजीर थे हम्म। इस साहब जो हैं, वो आमिर तो मीर आमिर साहब। जी। और उसके अलावा अनऑफिशियली उनके उनको एडवाइस करने वाले बड़े बड़े नामवर सहाफी हैं, और जो कि समझते हैं कि मीडिया में कैसे बात होती है। तो ये सारी चीजें वो उनके काम आई हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने ये देखा है कि ये तो बड़ा जबरदस्त हमारा नया स्टार है। आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के भी प्रोजेक्ट्स जो है ना वो खत्म हो गए हुए हैं। इमरान खान की आखिरी एक पेशकश थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब वो इमरान खान बड़े हो गए, बागी हो गए, और अब वो उन्हीं को पड़ गए हैं। तो इसलिए अभी इमरान खान से तो उनकी दूरी है। इसलिए अभी एक खला भी है, उसको पुर भी करना होता है। देखिए ना, नेचर जैसे कहते हैं ना, नेचर एब्होर्स वैक्यूम, एस्टेब्लिशमेंट ऑल्सो एब्होर्स वैक्यूम। सो आर शायद यू सेइंग कि वो खला जो इमरान खान के हटाए नहीं जाने से है वो मोहसिन नकवी पूरी करेंगे? नहीं, इमरान खान का खला तो नहीं। वो अब इमरान खान के मुकाबले में तो कोई नहीं आ सकता। जो इमरान खान का कैरिज्मा, सेलिब्रिटी स्टेटस था, वो तो कम ही पाकिस्तानियों के पास है। लेकिन ये कि आपको तैयारी तो की जा सकती है। अब आपको पता है एक नई पार्टी भी बन रही है, एक नई पार्टी मारिज़ वजूद में आ रही है, और वो भी इसी तरफ आपको हिंट करती है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को ऑप्शंस चाहिए कि वो ऐसे लोग हों जो कि उनका मुश्किल वक्त में सहारा बने।